जय भीम जय भारत। जय भीम। पिताजी को मजदूरी करना पड़ा, माताजी को लोगों के घर में बर्तन बनना पड़ा। बचपन में हमें गैया बैला चढ़ा के अपने रोटी का जुगाड़ करना पड़ा। चाय दुकान में गिलास धुए और रिक्शा भी चलाए, डोम स्वीपर हर तरह की काम हमने किया। एक बार जेल जाना पड़ा। आप टीएमसी को ही क्यों चुने? हम नहीं चुने, हमें चुना गया। हमें अगर भाजपा आपको चुनती नहीं जाते हम, क्योंकि वो मनुवादी दल है। उसके खिलाफ हमारा जंग है। ममता बनर्जी ब्राह्मण होते हुए भी दलित के लिए बहुत कुछ किया। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक आप पीछे रहो। ये स्थिति क्यों है सर? 10 साल ममता बनर्जी की सरकार है। ये लोग जो राज लाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे? हमारे गले में हो थूक फैलने वाला वो बांध देंगे, हमारे पीछे वो झाड़ू बांध देंगे है। हम चप्पल नहीं पहन पाएंगे, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, हमारा नौकरी करने का अधिकार नहीं रहेगा। मनु संहिता में यही सब है। तो वो राज वो लोग। इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही हम बोलेंगे जय भीम, क्योंकि हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस से हैं, टीएमसी से, ममता बनर्जी की पार्टी से मनोरंजन व्यापारी। आरक्षित सीट है बलागढ़, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मनोरंजन व्यापारी। और बंगाली भाषा के साहित्य में, खास करके दलित साहित्य में नंबर 1 है देश में। इनको कई देश विदेश में कई जगह से सम्मानित भी किया गया। और दलित एकेडमी जब पश्चिम बंगाल में बना तो उसके आप अध्यक्ष हैं दलित एकेडमी के, और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से, रिजर्व सीट से। सर, आपके बारे में हम बंगाल आने से पहले नहीं जानते थे, ये हमारी कमी है। और हिंदी भाषी लोग जो आप इतने बड़े बड़े सिग्नेचर हैं दलित साहित्य को लेकर के बंगला में, तो हम जैसे बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जान पाते हैं। क्योंकि हमने आपका एक इंटरव्यू देखा था, नसीरुद्दीन साहब ले रहे थे आपका इंटरव्यू। उसमें आपने बताया कि आप रिक्शा चलाते थे और आपकी पढ़ाई की शुरुआत जेल में हुई। इसके बारे में पहले आप बात कर ले, तो फिर हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। हम ऊपर बंगाल से आए हुए रिफ्यूजी परिवार की संतान हैं। सरकारी कोई सहायता ना मिलने की वजह से पिताजी को मजदूरी करना पड़ा, माताजी को लोगों के घर में बर्तन बनना पड़ा। बचपन में हमें गैया बैला चढ़ा के अपने रोटी का जुगाड़ करना पड़ा। चाय दुकान में गिलास धुए और रिक्शा भी चलाए, डोम स्वीपर हर तरह की काम हमने किया। एक बार जेल जाना पड़ा। कई बार गए, लेकिन एक बार कुछ ज़्यादा देर के लिए जाना पड़ा। तो एक शख्स से मिले हम जेल में, जिन्होंने कहा इतना समय तू बर्बाद मत कर। बाहर में तेरा खाना नहीं मिलता था, यहाँ मिल रहा। बाहर में रहने का मकान नहीं था, यहाँ मिल रहा। बाहर में बीमारी हो जाएगा तो दवा नहीं मिलता था, यहाँ कुछ तो मिलेगा। ये समय को मत गवा, तो लिखाई पढ़ी सीख। तो हमने उनकी कथन को मान लिए और हमने लिखाई पढ़ी सीखना। जेल में कागज कलम ये सब कागज कलम कुछ नहीं था, ऐसे आंगन था। एक लकड़ी का कूट का तोड़ के लाए और मिट्टी में उन्होंने लिखा। यानी मिट्टी पे लिख के हाँ, अक्षर ज्ञान हुआ। फिर जेल से जब बाहर निकले तो हम पुस्तक पढ़ने लगे, क्योंकि पुस्तक का माध्यम में हम बहुत सारी चीज़ों को जान जाते थे जो आमतौर पर जाना नहीं जा सकता। एक नशा जैसा हो गया था पुस्तक पढ़ने का। हम पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। तो एक शब्द हमको मिला था, जिजीविषा। हाँ, मिला। तो उसका अर्थ हम ढूंढ रहे थे कि उसका अर्थ क्या है। तब वो ये हमारे रिक्शा में एक सवारी आए, हम उनको देखे तो लगा हमारे कि ये प्राध्यापक है। तो फिर उनको हमने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो चुप गए। एक रिक्शा वाले इस तरह एक कठिन शब्द का अर्थ जानना चाह रहे, तो उन्होंने उस शब्द का अर्थ बताया, जीने की तमन्ना, जीने की इच्छा। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे पढ़ाई लिखाई कितनी दूर? हमने कहा हमारे पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं है। तो ये शब्द तुमको कहाँ से मिला? पुस्तक में से मिला। तो पुस्तक कैसे पढ़ते हो? हम खुद लिखाई पढ़ी, हमने खुद अपने प्रयास के बाद थोड़ा से सीखा। तब उन्होंने कहा कि मेरे जो एक पत्रिका निकलता है बढ़तिका, तुम जैसे लोग उसमें लिखते हैं, तुम लिखोगे? तो हम इससे पहले कभी लिखे नहीं थे, लेकिन उनका कहना मान लिया और हम बोला ठीक है, प्रयास करूँगा। तो उन्होंने जब अपना पता लिख के दिया तो हमने देखा ये महाश्वेता देवी है। तो उसके बाद में हम एक लेख तैयार किए और उनको दिए। वो लेख उनका पत्रिका में छप गया। तो बंगाल के लोगों ने उन लेख को बहुत पसंद किया और उसके बाद में तभी से हमारी लिखाई शुरू हुआ। और बहुत कितनी किताबें लिख दी? 23 किताबें। हाँ। सब बंगला में?
अभी कुछ अंग्रेजी में, मलयालम में भी ट्रांसलेट हुए, और अभी अमेजन के साथ हमारे एक एग्रीमेंट हुआ है, वो 10 भाषाओं में इसको छपेंगे। उसका एक एग्रीमेंट हिंदी तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए है। जैसे हिंदी तक आपकी बात पहुंचनी हिंदी चाहिए। का बहुत सारे जैसे अखबार ओम में प्रकाश वाल्मीकि जो जीवनी है, हाँ। उसको पढ़ के रो देते हैं लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पढ़ के रो देते हैं, मेरे भी पढ़ के रोते हैं। यही तो है कि लेकिन हिंदी तक, हाँ। लेकिन क्या है, हिंदी का ट्रांसलेट अभी तक नहीं हो पाया, अच्छे ट्रांसलेटर ना मिलने के कारण। हैं बहुत सारे, रतन लाल हैं और बाकी बहुत सारे हैं जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, रतन लाल हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, तो करते हैं, तो इंग्लिश में है तो वो हिंदी कर पाएंगे, लेकिन नहीं, उसको बांग्ला से ही करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इंग्लिश का जो कॉपीराइट किसी और का पास है, अच्छा। उससे आप नहीं कर सकते। हाँ। तब उसको आप ढेर सारी पैसा देना पड़ेगा, और अब बांग्ला से करोगे तो हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, तो उसके लिए। यानी कि आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई वो जेल से हुई, और जेल में ज़मीन पे लिख के आपने अक्षर ज्ञान आप सीखे, 23 किताबें लिखी, जीवनी भी अपनी लिखी, वही एक जिसको पढ़ के नसीरुद्दीन साहब भी भावुक हुए, और आपके इंटरव्यू में वो पता चला। और जिजीविषा जो शब्द है, वो एक प्रोफेसर थी, वो आपके रिक्शे पे बैठी थी, हाँ, वही से आपने चर्चा की। सर, आपका साहित्य में तो बड़ा नाम है, देश और विदेश में भी नाम है, और बहुत जगह आप सम्मानित भी हुए। ये राजनीति में क्यों और कैसे आना हो? इसलिए आए राजनीति में, क्योंकि हम जिन समाज से हैं उनके दुख दर्द को हम तो लिखते तो है, लिख करके एक तरह मानने कि हमने गुनाह करते हैं। क्योंकि क्या गुनाह, कि उन्हीं का दुख दर्द को हम बेच रहे हैं, उनके दुख दर्द को हम लिखते हैं और उसको बेच रहे हैं। लेकिन उनका दुख दर्द दूर करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। अब राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे, कुछ राज क्षमता हमारे हाथ में आएगा ना, आएगा तो फिर मैं उनको मदद कर पाऊंगा। आप बेच रहे हैं सब बोले सर, आप उनके दुख दर्द को लिख के अवेयर भी कर रहे हैं। हमने उनका दुख दर्द को लेके पुस्तक लिखा, उस पुस्तक को बिका तो उसके पैसा आया, तो हमें मदद हुआ। हाँ। लेकिन उनको तो कुछ नहीं होता। तो इतने तमाम लोग, इनको दुख दर्द करने का हमारे पास क्षमता नहीं है, इसलिए राजनीति में आए। और दीदी ममता बनर्जी तमाम तृणमूल दल लेके मेरे पीछे खड़ा हुए कि हम जो काम करते हैं उनका पसंद है, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हमें टिकट दिया। बालागढ़ में पहले से जो विधायक थे वो टीएमसी से ही थे, 2 बार लगातार जीते थे, आशीष मांझी, उनका टिकट काट के आपको दिया गया। तो इससे कुछ नुकसान? कुछ नहीं, अभी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे जुलूस में अभी आए हैं, मेरे मददगार है, अच्छे इंसान है। उन्होंने भी हकीकत को समझा। जो यहाँ जो गुटबाजी वाला थोड़ा बात चलता है, तो वो उसको लेके थोड़ा समस्या खड़ा हो सकता था, तो हम आ गए तो सब मिल गए, और सब हमारे जुलूस में चल रहा है। आप टीएमसी को ही क्यों चुने? हम नहीं चुने, हमें चुना गया। हमें भाजपा आपको चुनती? नहीं जाते हम, क्योंकि वो मनुवादी दल है। हाँ। उसके खिलाफ हमारा जंग है। हाँ। हम कैसे उसके साथ जाते? हमारे जीवन को नरक जैसा बना देने के लिए वही लोग तो है ही जिम्मेदार, तो उसके साथ हम कैसे जाते? और हम जाना चाहते तो कब के गए होते। बहुत हमारे प्रलोभन हम पर डाला गया था भाजपा वाला, हाँ, लेकिन हमने गए नहीं। हम कैसे जा सकते? हम एक नीति सिद्धांत पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। हम भाजपा के साथ कभी, हमारे नेता शंकर गोहन्योगी जिनको गोली मार दिया, इन्हीं भाजपा ये वाले ने, तो फिर उनके साथ हम कैसे जाते? नहीं जाते। जब आप पढ़ाई शुरू किए थे सर, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अम्बेडकर साहब की किताबों को पढ़े थे, बाबा साहब की किताबों को? बाबा साहब को थोड़ी पढ़े थे, ज़्यादा नहीं। उस समय हमारे बंगाल में बाबा साहब का किताब मिलता था नहीं। और हमारे माने सबसे बड़ा दुख की बात है, दलित समाज से जो लोग लिख के पढ़ के आगे आए, वो सिर्फ बाबा साहब का एक जयंती मनाने के अलावा मूर्ति खरीदते हैं, किताब नहीं खरीदते हैं। और वही बाबा साहब संविधान रचना किए बस। लेकिन उन संविधान को पढ़ो और लोगों तक बताओ, उनके रचना को पढ़ो, लोगों को बताओ, ये काम कोई नहीं किया। फिर हम जैसे लोगों को जानकारी नहीं मिला, बड़े हुए अभी हम पढ़ रहे हैं। कि बाबा साहब की जो किताबें थी, या तो मराठी में थी, या इंग्लिश में, या हिंदी में, बांग्ला में थी। हाँ थी, तो हम पढ़ नहीं सकते, तो जो लोग पढ़ सकते वो पढ़ के बांग्ला में ट्रांसलेट करते, तभी तो। अभी हम बाबा साहब का एक रचना समग्र पूरा, उनका रचना पूरा वो हिंदी में है, वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम हम लिए, वो 42 में।
तो हिंदी में, और अभी उसको पढ़ने के लिए हमको हिंदी भी सीखना पड़ा, तो हम अब पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हम बाबा साहेब वाला पुस्तक जो पढ़ने। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं साहित्य के, आपका प्रभाव सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा, दलितों में आपका प्रभाव पूरे बंगाल के दलितों में होगा। शूद्रा नाम शूद्रा बंगाल में इस नहीं। चुनाव की बात करें अपन सर, अपन इस चुनाव की अभी बात करें, इस चुनाव में तो पूरे बंगाल में असर होगा। तो बीजेपी को लेके हमने कुछ दलितों से भी बात की, तो उनमें मोदी की बात भी आ रही है। कुछ यूथ जो दलित है वो मोदी कर रहे हैं। वो ना समझ है, मूर्ख है और लालची है। अब क्या किया जाए, वो तो हकीकत को जानता नहीं है। बीजेपी है कौन, क्या करना चाहते हैं, इस देश में किस तरह की शासन लाना चाहते हैं। ये जो मनुवादी शासन है वो अगर यहाँ आ जाएगा, उनके जीवन क्या होगा वो इतना जानता ही नहीं है। उनको पैसे दिया गया। हमने ये भी पूछा कि आप अंबेडकर को जानते हैं, तो बोला नहीं जानते। हमने पूछा आरक्षण जानते हो, तो नहीं जानते। मोदी जी काम करें, इस तरह की बातें हैं। हाँ, तो अब क्या करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक आप पीछे रहोगे। ये स्थिति क्यों है सर? 10 साल ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी अम्बेडकर जीवनी और अम्बेडकर का जो रचना है, ये सब पढ़ने का जिम्मा तो उन्होंने लिया नहीं। कोर्स में तो पढ़ा। अभी दलित समाज के लोगों को ये दिल्ली में संविधान पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। हाँ, तो यहाँ नहीं तो किया जा सकता। यहाँ अभी यहाँ की जो दलित समाज से आए हुए जो लोग हैं, लीडर है, उनको दबाव बनाना चाहिए था, उनको ये मांग उठाना चाहिए था। उन्होंने मांग उठाया कि हमारे गुरुचांद ठाकुर के नाम पे विश्वविद्यालय हुआ। उन्होंने ममता दीदी ने मोतुआ के लिए उन्नयन परिषद बनाया, नमोसूत्र विकास परिषद बनाया, हमको दलित साहित्य का अकेडमी का चेयरमैन बनाया। दलित को हित के लिए उन्होंने तो पहले भी बहुत काम किए। आपको मालूम है मोहनदास नई मेरी ससुराल जी का जो पुस्तक है भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, वो लिखने के लिए ममता दीदी ने ही मदद किया था, जबकि उस समय मुख्यमंत्री थे भी नहीं, रेल मंत्री थे। तो दलित का हित के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने जी तौर प्रयास तो किए, लेकिन दलित यदि आगे आके उनसे मांग ना करे, उनके सहयोग ना करे, तो क्या करे। 64 जनहित का प्रकल्प है गरीबों के लिए, दलित भी नहीं, दरिद्र भी नहीं, सबके लिए, नीचे तबके जो लोग, सबके लिए 64 प्रकल्प रखा उन्होंने। भेदभाव नहीं किए, उन्हीं के चावल को खाए, उन्हीं की रास्ते में आप चल रहे हो, उनकी लाइट में आप जी रहे हो, पानी उन्हीं की दिया हुआ पी रहे हो, उन्हीं की साइकिल में आप चल रहे हो, सब मदद उनसे लिए। और कितना गद्दार है ये लोग कि बीजेपी को वोट दिए, गद्दार है। सर, ममता दीदी की सरकार में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखता दलित की? वो ब्राह्मण होते हुए भी दलित समाज के हित के लिए जितना काम किया, खुद दलित ने नहीं किया। खुद दलित ने, आप ममता दीदी को, रामदास आठवले को नाम क्यों, प्रकाश आंबेडकर, उदय राज को क्यों नाम, उदित राज, ये सब नाम क्यों नहीं ले रहे? वो तो दलित समाज से है, वो अपने समाज के लिए किया। ममता बनर्जी ब्राह्मण होते हुए भी दलित के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो खुद दलित होते हुए भी दलित के लिए क्यों नहीं किया? हाँ, तो हमारे समाज में गद्दार बैठे हैं, हमारे अहित करने वाले हमारे समाज के अंदर बैठे हुए हैं, तो दूसरे पर हमको बोलने का तो कोई अधिकार होता ही। उन्होंने जितना किया बहुत किया। हमको दलित साहित्य अकेडमी का चेयर, क्या जरूरत था उनको दलित साहित्य अकेडमी? इस भारत में कहीं पर भी दलित साहित्य अकेडमी है? राज्य सरकार ने बनाया, कोई भी है नहीं है, उन्होंने बनाया। 5 करोड़ रुपया हमें दिया था खर्च करने के लिए। कौन? ममता दीदी। तो उनको कैसे हम दुश्मन माने? वो मेरे मददगार है, हम उस पैसे को खर्च कर ही रहे थे। चुनाव आ गया, चुनाव जीत गए सर, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगी, वो तो बाद में देखेंगे। वो बाद में देखेंगे। लेकिन मेरे जिम्मेदारी पहले मेरे जनता भी जानना चाहेगी ना कि अगर मनोरंजन व्यापारी जीतेंगे तो उनकी प्राथमिकताएं क्या है? मैं जीतूं और ना जीतूं, मेरा कार्य क्षेत्र पूरा इंडिया है। वो साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र, सामाजिक, हाँ। लेकिन मेरे बलागढ़ के विधानसभा क्षेत्र का जो लोग हमें चुना, पहले जिम्मेदारी हमारा बनता ये कि इनको हित करूं। इन्होंने हमें चुना इसलिए कि इनको मैं मदद करूं, है ना? तो पहली जिम्मेदारी यही रहेगा। हमने एक कमेटी बनाएंगे इस क्षेत्र, उसमें पत्रकार होंगे,
उसमें कोई स्कूल टीचर होंगे, उसमें एक रिक्शा वाला, उसमें एक मछली बेचने वाला, का प्रतिनिधित्व। सब लोग रखेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके लिए, आपके क्षेत्रों के लिए कौन सा काम किया जाए। ये हमने सोचा। एक चीज़ हमारे मन में आया जो मैं करूँगा सबसे पहले कि हर हमारे बूथ स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट जो होगा वो बड़े अस्पताल जाके करेगा, लेकिन यहाँ छोटे जो ट्रीटमेंट के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जिनके पास पैसा होता है वो करवाते, नहीं होता है नहीं कर पाते। हम चाहते कि हमारा बूथ स्तर पर हर बूथ में एक एक स्वास्थ्य केंद्र हो, एक डॉक्टर हो जो कि इन लोगों को इलाज करेंगे। ये हम करना चाहेंगे। हम करना चाहेंगे ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक आवासीय स्कूल हो, ताकि हमारे जो निची तबके के जो बच्चे हैं उसमें टैलेंट तो है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे आ नहीं पा रहा, क्योंकि उनको अच्छा ट्यूशन नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, रहन सहन अच्छा नहीं है। उनको रखा जाए, उनको पढ़ाया जाए और नौकरी का जिम्मेदारी भी सरकार उठाए। हाँ हाँ, अच्छा, ये हम करेंगे। जय श्री राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस पे क्या कहेंगे? जय श्री राम के नाम पे हमको कुछ बोलना ही नहीं है। ये लोग जो राज लाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे? हमारे गले में हो थूक फैलने वाला वो बांध देंगे, हमारे पीछे वो झाड़ू बांध देंगे, हैं? हम चप्पल नहीं पहन पाएंगे, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, हमारे नौकरी करने का अधिकार नहीं रहेगा। मनु संहिता में यही सब है। तो वो राज वो लोग ये आप जानते हैं सर, आपके क्षेत्र के लोग नहीं जानते। तो हम उनको सिखाएंगे। आपके क्षेत्र के दलित नहीं जानते। हम उनको आपके सिखाएंगे। पास इतना वक्त नहीं कि एक एक दलितों को एक एक नहीं 100 को बैठेंगे और उनको बोलेंगे हम। और जो देश भर के जो दलित समाज के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर हिंदी पट्टी वालों को सर? देश भर के दलित को तो वो तो बाबा साहब ने देखे गया, उठ खड़ा होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, लड़ना चाहिए हक के लिए। और क्या, यही तो मैसेज है। हमने लड़ा, आप भी लड़ो। हमने अपना जगह बनाया समाज में, आप भी बनाओ। हमारे कोई मददगार नहीं था। एक चीज आरक्षण के बारे में हमारे कोई मददगार था नहीं, फिर भी हमने लड़ा। अब हम तो है तुम्हारे मदद के लिए, हमारे हाथ पकड़ो, लड़ो। रिजर्वेशन को लेकर जो क्योंकि प्राइवेट हो रहा है सब कुछ, तो उसमें प्राइवेट होने के बाद रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। अभी हर क्षेत्र में सब, जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगा तो आप रिजर्वेशन के लड़के के आप तो उन्हीं ताकत को ला रहे हो जो रिजर्वेशन खत्म करने के ऊपर तुले हुए है। तो फिर आप रिजर्वेशन चिल्लाए जा रहे हो, पहले उनको तो रोको। उनको नहीं रोकोगे तो रिजर्वेशन रहेगा कैसे? पहले उनको रोको, अब उनको वोट डालोगे। रिजर्वेशन का फायदा लेने वाले भी उन्हीं को वोट डाला। जो पिछले चुनाव में लोकसभा में पोस्टल बैलेट जो आया, सब उनके पक्ष में आया। उनको पूछिए कि आपको नौकरी कैसे मिला, किसके बदले रिजर्वेशन से मिला। और आप वोट किसको डाल रहे हो? तो आप खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो हम क्या करें? हम क्या करें? मरो। तो मनोरंजन व्यापारी साहब हैं, दलित साहित्य में बांग्ला भाषा में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। टीएमसी से बालागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ बात की आप सब देखें इनकी बातों से, आप कितने सहमत हैं और ख़ास करके बालागढ़ के लिए क्या करेंगे। इन्होंने बताया कि अगर हम जीतेंगे तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय भीम।